Students, we will discuss today quantitative aspects of electrolysis. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं एनोड पर और कैथोड पर. जनरली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड नॉन मेटल्स बीइंग गैसियस mainly आर लिबरेटेड एट एनोड. तो मेटल्स हमेशा कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा एनोड पर लिबरेट होते हैं. ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था. आज हम उसको यूज़ करेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि कैथोड पर जब मेटल हमें मिलेगा क्वांटिटी वाइज वो कितना मिलेगा, कितने इलेक्ट्रिसिटी से कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, कितना प्रोडक्ट एनोड पर मिलेगा, कितना प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज कैथोड पर मिलेगा. उसके लिए आज का टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड देन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. देयर आर टू लॉज. ये क्या कहता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस states that the weight of the substance deposited at cathode or anode is always directly proportional to the amount of electricity passed. जितना ज़्यादा चार्ज, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे उतना ही ज़्यादा वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. वेरी सिंपल. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, Q इज़ द चार्ज इन कूलाम. Q का यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलाम. एंड ऑल ऑफ यू मस्ट नो Q इज इक्वल टू IT, वेयर I इज द करंट इन एम्पियर एंड टाइम T in second. So we can say कि weight of the substance is always directly proportional to IT, where I is the current in ampere and T is the time in seconds. So higher will be the amount of current, higher will be the weight of the substance. Higher the time through which we pass it through the electrolyte, जितना ज़्यादा समय के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा. And when we remove the sign of proportionality, we must apply a constant which is Z there, where Z is called electrochemical equivalent. Z is known as electrochemical equivalent. What will be the definition of this electrochemical equivalent? W will be equal to Z when 1 ampere current is passed for 1 second. So we can say the electrochemical equivalent may also be defined as the weight of the substance. Weight of the substance deposited when 1 ampere current is passed through the electrolyte for 1 second. For 1 second. अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 एम्पियर का करंट
1 सेकंड के लिए पास कर दें तो जितना वेट डिपॉजिट होगा उस सब्सटेंस का वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसका मतलब Z इज ए कांस्टेंट, लेकिन हर एक सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए मैं पास करूं तो जितना सोडियम डिपॉजिट होगा वो सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। जितना क्लोरीन ग्राम में डिपॉजिट होगा वो क्लोरीन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो हर एक के लिए Z की वैल्यू अलग अलग होगी। प्रैक्टिकली ये मेज़र किया जा सकता है। आप एक कूलाम का चार्ज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड मीन्स 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज is passed, then the weight of the substance deposited is known as electrochemical equivalent. ये फर्स्ट लॉ है और इससे हम मेरे ख्याल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलिसिस का, वी कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बात का बस आपको ध्यान रखना है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड में से करंट पास करता हूं तो सोडियम आयन डिपॉजिट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए, प्योर होने के लिए, कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए। ये इक्वेशन आपको क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन 1 आयन को देंगे तो सोडियम का 1 एटम प्राप्त हो जाएगा कैथोड पर, और अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे 1 मोल आयंस को तो यहां 1 मोल ऑफ सोडियम विल बी डिपॉजिटेड। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलाम। दिस इज द वैल्यू ऑफ फैराडेज कांस्टेंट। ये फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलाम। ये कैलकुलेट भी की जा सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सब बच्चों को पता है, इट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 96,500 कूलाम पर मोल, which is known as Faraday's constant। तो 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। 1 मोल का चार्ज है ये। तो अगर मैं 96,500 कूलाम चार्ज पास करूंगा तो 1 मोल मीन्स 23 ग्राम सोडियम सॉलिड प्योर स्टेट में मुझे मिल जाएगा। अब ये बात आपको इस इक्वेशन से समझनी पड़ेगी। हमेशा जब भी कोई आप इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहली बात आपको ये रिएक्शन लिख करके समझनी पड़ेगी। अब यही बात अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिखूं तो क्या कहूँगा? मैग्नीशियम कैरी द +2 चार्ज, तो इसको सॉलिडिफिकेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 24 ग्राम बनकर तैयार हो जाएगा अगर मैं 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा। 2 फैराडे चार्ज मीन्स 2 इंटू 96,500 कूलाम चार्ज के पास करने पर 24 ग्राम मैग्नीशियम सॉलिडिफाई हो जाएगा।
फिर आपसे जो पूछा जाए, मान लीजिएगा मेरे से कहा जाए कि कैलकुलेट, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, कितना इजी है ये। कैलकुलेट द वेट ऑफ मैग्नीशियम एट कैथोड deposited when a current of 2 ampere is passed for 30 minutes। अब सब बच्चे जानते हैं मैग्नीशियम कैरी +2 चार्ज, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि 2 फैराडे से 24 ग्राम, 1 मोल एटॉमिक मास उसका 24 ग्राम होता है। तो मैं अब लिख सकता हूँ कि 2 फैराडे चार्ज के पास करने पर 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। मैंने पास कितना किया है, क्यू तो मैं निकाल लूँ, क्यू किसके बराबर होता है, IT, और मैंने करंट पास किया है 2 एम्पियर का 30 मिनट्स के लिए। मिनट्स को हम सेकंड में बदलेंगे और ये जो I × T चार्ज आ जाएगा कि मैग्नीशियम के साल्ट में से कितना कूलाम चार्ज आपने पास किया है। $3600 कूलाम चार्ज यू हैव पास्ड। अब कितना आसान हो गया, मुझे पता है 2 × 96,500 कूलाम ऑन पासिंग थ्रू द साल्ट ऑफ मैग्नीशियम विल डिपॉजिट द 24 ग्राम मैग्नीशियम। ऑन पासिंग 1 कूलाम चार्ज द मैग्नीशियम डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू, यूनिटरी मेथड से हो जाएंगे, आपको कोई Z की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल में, और आपके पास 3600 कूलाम चार्ज है, तो कितना वेट मैग्नीशियम का डिपॉजिट होगा इजीली कैन बी कैलकुलेटेड। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक छोटी सी बात और बताता हूं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। आमतौर से हम इक्विवेलेंट वेट आपको 11th से बताते आ रहे हैं और सब बच्चों को ये समझ भी आ गया कि भाई मैग्नीशियम का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी आयन का, एटम का, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उससे हम डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास को। अब ये करते क्यों हैं ये अब समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है। द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, यानी अगर मैं 96,500 मल्टीप्लाई बाय 2 इतना कूलाम चार्ज यानी 2 फैराडे चार्ज, ये F की वैल्यू है, अगर मैं पास करता हूं तो मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है 24 ग्राम, और 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 12 ग्राम। इट इज नोन एज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन इन दिस रिगार्ड क्या हो जाएगी, द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज। ये दो बातें याद रखना, 1 फैराडे चार्ज के पास करने पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट, और 1 कूलाम चार्ज पास करने पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वह उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको आइडेंटिफाई करें और दिमाग में रखें। 1 फैराडे अगर सब्सटेंस में से 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो क्या होगा,
उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। और 1 कूलाम चार्ज पास करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था वेट इज इक्वल टू ZIT, और यहाँ I और T 1 एम्पियर का करंट हो और 1 सेकंड के लिए पास करें तो इसका मतलब 1 कूलाम चार्ज पास किया है। और 1 कूलाम चार्ज जो पास किया है उसके पास होने से जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा? उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इससे हमें टाइम भी निकालना पड़ सकता है, न्यूमेरिकल को उल्टा, प्रॉब्लम्स को उल्टा भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। मान लीजिएगा मैं आपसे पूछूं फॉर व्हाट टाइम आई मस्ट सप्लाई ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, current of 1 ampere to deposit 35.5 ग्राम क्लोरीन। अब क्लोरीन को लिबरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपॉजिट वर्ड जनरली यूज किया जाता है सॉलिड्स के लिए, और गैस है तो वो लिबरेट होती है। टू लिबरेट 35.5 ग्राम क्लोरीन, इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आयंस जब क्लोरीन बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं, यानी 2 फैराडे चार्ज पास करने पर 71 ग्राम क्लोरीन डिपॉजिट होगा। तो पहले तो मैं ये निकालूं तो मुझे कितने कूलाम चार्ज की ज़रूरत है। इस बार कूलाम मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा 71 ग्राम क्लोरीन को लिबरेट करने के लिए वी नीड 2 × 96,500 कूलाम। टू लिबरेट 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन वी नीड 2 × 96,500 डिवाइड बाई 71, and to liberate 35.5 we need 96,500 कूलाम। अब ये मेरे पास Q आ गया, और Q की वैल्यू बराबर होती है I × T। Q मुझे पता है 96,500, करंट मुझे दिया हुआ है 1 एम्पियर। टाइम किसके बराबर होगा? टाइम बराबर आ जाएगा 96,500 सेकेंड्स, फिर इसके मिनट्स और आवर्स बना करके आप आंसर दे सकते हैं। सो इन बोथ वे यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ में क्या कहता है ये केवल उसी समय काम आएगा जब हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट में सीरीज में कनेक्ट करते हुए उसमें से करंट पास कर रहे होंगे। ये लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, Faraday's second law. When 2 or more than 2 electrolytes are connected in series and same amount of current is passed for the same time, then the weight of the substance deposited at their respective electrode will always be in the ratio of their equivalent weight. अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक ए का है और एक बी का है, और दोनों को हमने, ए है सपोज करिए जिंक सल्फेट और बी है कॉपर सल्फेट, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। दोनों में से सॉल्यूशन में से सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए हम पास कर रहे हैं। देन वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय
weight of copper will always be equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of copper. तो अगर इनमें से तीन चीज़ें हमें गिवन हो, फोर्स वन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली without further going into the details of the first law. It can be solved. हालांकि इसके बिना भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वो पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा और फिर इक्विवेलेंट वेट, उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट, ट्राई इट विदाउट यूजिंग द फर्स्ट लॉ, इट विल इवन मोर क्लियर योर कंसेप्ट। लेकिन फिर भी समय बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये तभी काम आएगा सेकेंड लॉ व्हेन वी connect the two or more than two electrolytes connected in series and same amount of current is passed through them, then the weight of the substance will always be deposited in the ratio of their equivalent weight. तो जितना वेट डिपॉजिट होगा और कॉपर का जो वेट होगा वो उसी रेशो में होगा जिस रेशो में उनका इक्विवेलेंट वेट है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिंक के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 65.5, उसका एटॉमिक मास है वो गिवन होगा डिवाइड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट पता लग जाएगा। इसी तरह कॉपर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि कॉपर पर भी +2 चार्ज है, उसका एटॉमिक मास गिवन होगा तो उससे हम डिवाइड करके और इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये छोटा सा एक टॉपिक है जो उसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ दिए हुए हैं, आपको दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करके देखें। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, यू कैन डिस्कस इट विद मी। थैंक यू।